यान क्या हाल है? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, 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 करें आ बात? रही जी, बिल्कुल आज एवोल्यूशन पे सवाल है एज़ ऑलवेज़। करें, करें। स सवाल ये है कि क्या होमोलॉजी एवोल्यूशन का एविडेंस है या नहीं है? हाँ जी। गालिब इसको मैं और अच्छी तरीके से करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उम, जो क्रिएशनिस्ट होते हैं वो होमोलॉजी को एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं मानते। रीज़न ये है कि होमोलॉजी असल में किसी 2 स्पीशीज़ के बीच में सिमिलैरिटी देख के ये इन्फर करना होता है कि ये दोनों स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारा जेनेटिक और एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ है, तो ज़रूर ना ज़रूर इसका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। अब ये जो कॉमन एंसेस्टर की जो हमने असम्पशन करी है, ये एक असम्पशन है, ये एक कंक्लूजन नहीं है। So instead of assuming that these two species might share a common ancestor, why not assume that these two species come from a same single creator? So it is not considered the evidence for evolution क्योंकि ये assumption पे हम conclusion नहीं ला सकते. जी, तो evolution को हम as a fact propagate नहीं कर सकते हम. अच्छा इस पर मैं करूँ एड्रेस गालिब इसको? जी, जी, करें सर। अच्छा जी, बात ये है कि ये जो होमोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, ज़ाहिरी बात है कि ये हर लेवल पर है। ये सिर्फ़ अपैरेंट आउटर फिनोटाइप्स के ऊपर नहीं बल्कि जिस तरह आप कह रहे थे कि जेनेटिक्स की लेवल की जो होमोलॉजी है, उसके ऊपर भी बात होती है। हम आप तो खुद बचपन से ही आप ये भी पढ़ते आ रहे होंगे जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास इस चीज़ का तो एविडेंस मौजूद है कि जब एक कॉमन एंसेस्टर जब हो, तो उसकी वजह से होमोलॉजी होती है, ठीक है? इसका तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है ना, यानी जो इसका जो समझने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे कि जो इमीडिएट पेरेंट और चिल्ड्रन के दरमियान जो होमोलॉजी है परसेंटेज वो आपको बता रही है कि जी उसका तो आपके पास एविडेंस है ना कि ये कॉमन एंसेस्टर से पीछे आ रहे हैं। अच्छा उस केस में आप कहते हैं 50% होमोलॉजी होती है। अच्छा फिर क्या कहते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ भी 50% होमोलॉजी होती है जेनेटिक लेवल के ऊपर। अच्छा फिर आप कहेंगे जी कज़न है, कज़न के साथ क्या कहते हैं 12.5% अगर फर्स्ट कज़न है 12.5% होमोलॉजी होती है। इसका तो हमारे पास एविडेंस है कि वाक़ई जब क्या कहते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर था। कज़न्स के कौन है? कज़न्स वो हैं जिनका फर्ज करें दादा या नाना कॉमन है, कॉमन एंसेस्टर है, वो तो हम देख रहे हैं 12.5% होमोलॉजी आ गई। हमें ये पता है कि जब कज़न्स 2 तरफ से होते हैं, यानी अगर क्या नाम है जिसको आमतौर पे कहते हैं वट्टा-सट्टा की जब शादी होती है या अगर आपकी 2 भाइयों की शादी 2 बहनों से होती है, यानी कि आप माँ की तरफ से भी कज़न्स हैं और बाप की तरफ से भी कज़न्स हैं, तो 12.5% होमोलॉजी वो 25% तक चली जाती है, ठीक है? तो हमारे पास ये तो एक पूरा क्या कहते हैं इसका एविडेंस मौजूद है। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एविडेंस नाउ क्या इसको हम कॉमन एंसेस्टर को प्रोजेक्ट बैक कर सकते हैं? कोई वजह नहीं है कि इसको प्रोजेक्ट बैक ना किया जाए, जबकि कॉमन सोर्स को एस्टेब्लिश करना कि कॉमन क्रिएटर वो एक असम्पशन है, वो एक हाइपोथेसिस है। इसका तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, उस एविडेंस की बेसिस पे हम उसको एक्सटेंड बैक कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ होमोलॉजी की बेसिस के ऊपर एवोल्यूशन को पोस्टुलेट करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आपके पास जो डेड होमोलॉजी मौजूद है जेनेटिक लेवल के ऊपर। डेड होमोलॉजी से मुराद ये है कि जो जेनेटिक फॉसिल्स हैं। हमने पिछली दफ़ा भी बात की या उससे पिछली दफ़ा भी बात की कि आपके पास अ, कितनी ज़्यादा ऐसी जेनेटिक सीक्वेंसेस मिलते हैं जो कि आप शेयर करते हैं दूसरी इंडिविजुअल्स के साथ यानी दूसरी स्पीशीज के साथ येट वो उनका फंक्शन स्विच ऑफ हो चुका हुआ है ठीक है उनकी जीन्स जो है वो इनएक्टिव हो चुकी हुई हैं
वो हमने पिछले दफा कौन सी वो आइस फिश थी जो कि नॉन हीमोग्लोबिन बेस्ड जिसकी जिसका जो ब्लड ट्रांसपोर्ट उसका जो ब्लड है वो नॉन हीमोग्लोबिन बेस्ड है, तो वो रेड नहीं होता, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी नहीं होते, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो हीम प्रोटीन्स के कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स उसके अंदर सारी मौजूद है वो, मगर वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में है। तो यानी डेड होमोलॉजी जो है वो अगेन एवोल्यूशन के साथ, एक तरफ आपके पास एवोल्यूशन का हाइपोथेसिस है, एक तरफ आपके पास गॉड का हाइपोथेसिस है। ये जो जेनेटिक लेवल के ऊपर आपको जो फॉसिल्स नजर आ रहे हैं जीन्स के, ये एवोल्यूशन के हाइपोथेसिस के साथ ज्यादा इन लाइन है, और गॉड के साथ इसको अलाइन करते हुए आपको तमाशे करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बहुत उल्टा लटकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल इसका जवाब है कि पहला जवाब ये है कि ये के कॉमन एंसेस्टर होमोलॉजी को लीड करता है, ये तो हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद है। ना हमारे पास क्रिएटर का एविडेंस मौजूद है, ना किसी चीज का एविडेंस मौजूद है। आप उस असम्पशन पे खुश होते रहें, आपको ये खुशी मुबारक। दूसरी बात ये कि सिर्फ होमोलॉजी की बेसिस पर तो हम एवोल्यूशन को नहीं करते पोस्टुलेट, 50 और चीजें हैं। सबसे बड़े आपके पास ये आपको नज़र आता है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको ट्रायल एंड एरर नज़र आता है। आज की तारीख में आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर झाँक कर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम में खुद झाँक कर आज की तारीख में, आज की लैब स्टडीज़ के मुताबिक ट्रायल एंड एरर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कितनी दफ़ा हम बताते हैं कि जब आपका सेल डिवाइड होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो उसके अंदर एरर्स होते हैं, फिर एरर करेक्ट होते हैं, फिर एरर्स होते हैं, फिर एरर करेक्ट होते हैं। ये आप आज ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर। नंबर 2, आप ट्रायल एंड एरर ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर वो बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। जब आपके अंदर कोई वैक्सीन जाती है या कोई वायरस जाता है, उसके रिस्पॉन्स में कस्टमाइज्ड, कस्टम मेड उसी टाइम डिजाइन होके नहीं निकल आती एंटीबॉडी। ये एक फास्ट पेस नेचुरल सिलेक्शन है, जंपिंग एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की एक्टिविटी होती है, हिट एंड ट्रायल होता है, उसके रिस्पॉन्स में आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। आप इस चीज को देख लें कि आपके अंदर जो इसका जो एक फीमेल जो फीटस होता है, उसके अंदर एग्स की तादाद एग्जैक्टली मैं कोट कर शायद गलती कर जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से काफी बहुत ज्यादा लाखों में एग्स की तादाद होती है। बाय द टाइम वो फीमेल बच्ची पैदा होती है, उसकी एग्स की तादाद कम हो जाती है। वो भी एक सिलेक्शन हो रही है, उसके एग्स डाई आउट हो जाते हैं जो जो कम्पीट नहीं कर सकते। बाय द टाइम वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, एग्स और कम हो जाते हैं। उनमें से भी जो एक्चुअली ओव्यूलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 400 रफली फर्टाइल पीरियड के दौरान ओव्यूलेट करते हैं, वो भी एक आपकी फास्ट पेस नेचुरल सिलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं। आपकी सो मच सो जो मिसकैरेज है, वो है तो बड़ा अनटूवर्ड, अनफॉर्चुनेट और बड़ा इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस बाय द पेरेंट्स, खास तौर पे माँ के लिए भी। मगर जब आप उसके आप अंदर देखते हैं, आपके अपनी जो बॉडी है माँ की, वो इवॉल्व की हुई है। बहुत बड़ी अगर कोई एनोमलीज हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो में, वो उसको खुद अबॉर्ट यानी नेचुरल अबॉर्ट करती है, एंड दैट इज एक्चुअली मिसकैरेज। ये जो ट्रायल एंड एरर के आपके पास इस लेवल की, ये भी एक ट्रायल एंड एरर है, मिसकैरेज भी एक ट्रायल एंड एरर है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग है, लोगों को इस एक्सपीरियंस से ना गुजरना पड़े, मगर बहरहाल माँ की बॉडी ने खुद इवॉल्व किया है सेल्फ अबॉर्ट करना उसको। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन के साथ परफेक्टली इन लाइन है, लेट अलोन होमोलॉजी। ठीक है, उसको तो आप एड्रेस कर ही सकते हैं। इन सारी चीजों को गॉड के साथ अलाइन करने की कोशिश करें, आपको एक्रोबैटिक्स करनी पड़ेगी, सिवाय कलाबाजियों के और सर्कस का आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि जो फॉल्स प्रेमिस होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ये एक्रोबैटिक्स करनी पड़ती हैं, हमें नहीं करनी पड़ती। हाँ जी यान, ठीक है फिर। हाँ मैं जी, मैं एक मैं लॉजिकल यही कह रहा था फैलेसी भी कि ये सवाल जो में है। एक जो आपने कहा ना कि क्रिएशनिस्ट कहते हैं कि होमोलॉजी में आपको कॉमन क्रिएटर नजर आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कॉमन एंसेस्टर, ये भी हो सकता है कि वो कॉमन क्रिएटर हो। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें होमोलॉजी नहीं है,
what would that point to? अगर homology is defining कि common creator होगा, creationist ये कह रहे हैं, तो जिन species में homology है ही नहीं, then that would point to what, many creators? I don't know. I just found this argument from the creationist side a bit weird and illogical. जी सब्सटेंस सर मैं वही कह रहा था कि क्रिएशनिस्ट ये भी कहते हैं होमोलॉजी के बेस के ऊपर ही कि हम कॉमन एंसेस्टर को इन्वोक कब करते हैं जब हमें दो सिमिलैरिटीज दिखती है और जब हमें कॉमन एंसेस्टर दिखता है तब हमें सिमिलैरिटीज दिखती है तो फिर जब कॉमन एंसेस्टर होगा तो सिमिलैरिटी होगी और अगर सिमिलैरिटी होगी तो कॉमन एंसेस्टर होगा तो ये एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाता? नहीं देखिए, जो आपकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एक बेसिक जिसे कहते हैं साइंस में या स्टैटिस्टिक्स में बेजियन एनालिसिस, ठीक है? एक आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, उनका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है विद लेट्स से विद 100% प्रोबेबिलिटी। अब आप कॉन्सिक्वेंस से जाते हैं, जो आपको एविडेंस है, आपको इन्फर बैक करना है, ठीक है ना? इसको बेजियन एस्टिमेशन बोलते हैं। तो जिसके बारे में आपको ये तो पता है कि एंसेस्टर्स होते हैं और जब वो कॉमन होते हैं तो दे लीड टू होमोलॉजी। सो गिवन होमोलॉजी उसकी प्रोबेबिलिटी के कॉमन एंसेस्टर है वो उससे ज्यादा है कई गुना, एंड इट इज मोर रैशनल टू बिलीव इन दैट एज कंपेयर टू कहना कि जी अगर क्रिएटर होगा तो कॉमनैलिटीज होंगी, लेकिन ये कि क्रिएटर है कि नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो चली जाएगी, क्योंकि आपको सारे एंसेस्टर्स होते हैं कि नहीं होते? एंसेस्टर्स होते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एंसेस्टर्स होते हैं तो होमोलॉजीज जनरेट होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। तो जब गिवन होमोलॉजी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन एंसेस्टर हाई हो जाती है इसकी वजह से। लेकिन ये कि अगर क्रिएटर हो उसकी वजह से कॉमनैलिटीज आगे आ सकती हैं, मगर क्रिएटर है कि नहीं उसका तो एविडेंस है नहीं है। तो ये तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, उनका अगर क्रिएटर ही नहीं है तो फिर ये के नहीं करेगी ये यानी अगर आप कहीं गिवन होमोलॉजी वेदर देयर इज अ कॉमन क्रिएटर और नॉट, यू कैन नॉट आर्ग्यू बिकॉज यू डू नॉट नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रिएटर। आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, वहां आपने एंसेस्टर्स ऑब्जर्व किए हैं। तो अगर आप इसका बेजियन एनालिसिस करेंगे तो द आर्गुमेंट डजंट होल्ड अप। जी सर और जाने से पहले मैं आपसे एक ओपिनियन जानना चाहूँगा। आपका पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं उसे। यही है कि हम जब भी फॉसिल रिकॉर्ड देखते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से लेके होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस फिर होमो सेपियंस आता है फिल्म के अंदर। तो जो क्रिएशनिस्ट होते हैं हमारे स्पेसिफिकली मुस्लिम क्रिएशनिस्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो भी इंटरमीडिएट होमिनिड स्पीशीज है ये भी एक क्रिएटेड स्पीशीज है, ये कोई भी एवोल्यूशन से नहीं आए। तो आपको ये नहीं लगता कि ये बड़ा ही स्टूपिड की चीज है कहना? भाई बात ये है कि हम सिर्फ पहली बात इस बात को समझिए, हम सिर्फ होमिनिड स्पीशीज के और जीनस होमो के अंदर वेरिएशन को देखकर तो एवोल्यूशन को पोस्टुलेट नहीं करते, ठीक है? आप पूरी जो लाइफ है उसकी फाइलोजेनेटिक ट्री को देख के तो आप एवोल्यूशन का आपके पास एविडेंस आता है। ये सारी चीजें क्या जीनस होमो की एवोल्यूशन पर अप्लाई नहीं हो पाती? बिल्कुल होती हैं। मैं उनका पॉइंट समझा नहीं, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी बाकी सारी एवोल्यूशन हुई है सिर्फ जीनस होमो स्पेशल है? वो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम इंटरमीडिएट होमिनिड स्पीशीज को एज अ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन हम पोस्टुलेट करते हैं, तो इस क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए वो ये कहते हैं कि ये भी क्रिएटेड स्पीशीज है, ये कोई एवॉल्व स्पीशीज नहीं है, आप इसको एज एविडेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते हमारे सामने। वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए अयान, एक बात हमें भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि हम कभी भी ये देखिए जो लफ्ज इंटरमीडिएट है ना, मेरे ख्याल से उसको हमें जरा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरमीडिएट से मुराद हो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है बड़ी लिनियर किस्म की एक स्ट्रेट लाइन पे एवोल्यूशन हो रही है तो उसके दरमियान में ये इंटरमीडिएट है। ऐसा तो हम कभी नहीं कहते, हम तो ब्रांचिंग आउट की बात करते हैं ना, ठीक है? तो हम भी जब कहते हैं कि ये दूसरी
आपकी उन ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर, या जो आमतौर पे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ट्विग्स के ऊपर ये स्पीशीज मौजूद है। हर स्पीशी किसी न किसी ब्रांच की ट्विग के ऊपर मौजूद, ठीक है। हर स्पीशी टेक्निकली उस बड़े ट्री में एक लीफ है, लीफ नोड है, क्योंकि ब्रांच के एंड के ऊपर क्या कहते हैं बैठी हुई है, और वो कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रही है। हम ये नहीं कहते कि अच्छा जी ये इंटरमीडिएट्स है। एक तो इस बात को, तो ये तो हमारी पोजीशन ही नहीं है कि वो इंटरमीडिएट्स हैं। तो वो शायद हमारी चीज को चूंकि गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी पुरानी अंडरस्टैंडिंग की ये एक एवोल्यूशनरी लाइन है, उसके अंदर इंटरमीडिएट से सारी चीजें हैं, इसी वजह से तो उनको लगता है कि यार नहीं, आपको ये जो आपकी, हमने कितनी दफा डिस्कशन की हुई है कि आपकी जो फॉसिल्स हैं वो कोई इंडिपेंडेंट चीजें तो है नहीं है, जो आपके बोन का स्ट्रक्चर, शेप, मॉर्फोलॉजी, एट द एंड ऑफ द डे वो उनका जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वो तो जीन्स हैं। मैं अक्सर RUNX2 जीन की मिसाल देता हूँ, जो कि आपकी स्केलेटन और स्कल की, बोन की मॉर्फोलॉजी के अंदर उसका कलीदी किरदार है। तो वो जो आपकी फॉसिल्स हैं, जो बोन का स्ट्रक्चर है, वो अल्टीमेटली जेनेटिक्स का कॉन्सिक्वेंस है। जेनेटिक्स फॉसिल्स का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो प्राइमरी चीज जेनेटिक्स ही है। हाँ, प्लस हमें ये पता है कि स्मॉल चेंजेस इन जीनोटाइप्स with epigenetics and many different ways of inducing big changes। हम कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन अकेली फॉर्म ऑफ वेरिएशन नहीं है, और 10 और किस्म की हैं। तो वो जो स्मॉल चेंजेस हैं वो लार्ज चेंजेस इन फिनोटाइप और फॉसिल के अंदर वेरिएशन को वो रिजल्ट कर सकते हैं। लिहाजा एवोल्यूशन की थ्योरी खुद प्रिडिक्ट करती है कि एट टाइम्स फॉसिल रिकॉर्ड में गैप्स होंगे, और जिसको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं वो इंटरमीडिएट्स नहीं होंगे। यानी इंटरमीडिएट्स का ना होना फॉसिल रिकॉर्ड में, जेनेटिक्स इसके साथ इन लाइन है और एवोल्यूशन इसके साथ इन लाइन है। ये एतराज ही नहीं है टू बिगिन विद के फॉसिल्स के अंदर बिल्कुल स्लो कंटिन्यूअस अगर नहीं होगी तो ये कोई एतराज है। पुराने जमाने में जब लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम थी, तो एवोल्यूशन के प्रो लोगों ने भी अराउंड द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी जो इंटरमीडिएट फॉसिल्स को एज एन एविडेंस पेश करने की कोशिश की। हालांकि वो असल में एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को समझते ही नहीं थे कि ये स्ट्रेट लाइन की एवोल्यूशन नहीं है, और एवोल्यूशन तेज हो सकती है, बीच में जेन्युइनली फॉसिल रिकॉर्ड में गैप्स हो सकते हैं। और असल में आपको जेनेटिक्स में देखना है कि जो जेनेटिक्स लेवल की जो चेंज है वो एक छोटी चेंज है कि नहीं है, और वो भी जो छोटी चेंज है कि एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स उठ के एक जगह इंसर्ट हो गया, उसकी वजह से प्रोटीन जो बननी है वो बहुत मुख्तलिफ बननी है। तो प्रोटीन लेवल पे वो बहुत बड़ी चेंज है, और अल्टीमेटली फिनोटाइप प्रोटीन ने डिटरमिन करनी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है। कुछ अर्ली 20th सेंचुरी की एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग के रेमिनेंट्स कुछ जो प्रो एवोल्यूशन है उनके अंदर भी पाए जाते हैं, उधर भी थोड़ा सा मसला है। तो रिलीजियस साइड पर तो है ही है, जब इधर मसला है तो उधर तो होगा ही। बिल्कुल। बस मैं यही कह रहा था कि सर कभी भी क्रिएशनिस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट में ना ही घुसे तो बेहतर है, क्योंकि उसको कभी नहीं मानना है, क्योंकि उसको कंफर्मेशन बायस है। कोई बात नहीं, हमने तो फिर भी सच बताना है ना। चलें ठीक है यार, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बस जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। करेंगे बात, ठीक है, ओके ओके जी बिल्कुल। सैफ अनम्यूट कर लें यार। सॉरी क्या हाल है खालिद भाई, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, हाँ जी। क्या हाल है, क्या बात करोगे आप? बस सब ठीक हूँ, शुक्र है इन भाई साहब का, इन्होंने बारी दे दी। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने कहा वरना आपने कहा था स्ट्रीम एंड है इसके बाद। हाँ, बस इसके बाद मैंने खैर दबाव के बाद एंड है। वो अच्छा, पूरा हाँ जी। पिछली स्ट्रीम भी मैंने सुनी थी, इसमें अजीब ही बंदा आया था, वो गुलामी के उसको मिला रहा था, इतना गलत। उसको किस तरह से आपने समझाया, कितनी तरीके से, लेकिन वो बज़ित था कि नहीं, वो उसको किसी और चीज से मिला रहा है। कोई नहीं, अब वो तो करेंगे ना मेंटल जिम्नास्टिक, अब इसमें तो हमें पता ही है, तो करने मतलब नहीं, वो क्या जिद फर्क पे अड़ा हुआ था, पड़ता कह रहा है पहले आप मान लो फिर मैं मानूंगा। मतलब यार है। ये तो फिर चलता है ना, इतना तो फिर हम मोमिनों से ये तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि लॉजिक की टांग तोड़ के ही वो चलेंगे हैं।
हाँ ये गालिब भाई, ये जो मतलब डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अभी इसी पे बात हो रही थी, तो इसका हमारे पास मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन का है, उसका हमारे पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस है जो डार्विन ने दिया है नेचुरल सिलेक्शन का? डार्विन ने तो एविडेंस नहीं दिए ना, डार्विन ने तो ज्यादा क्वेश्चन रेज किए थे, डार्विन के टाइम में इतना एविडेंस था भी नहीं। एविडेंस तो आज मिल रहे हैं ना, आज हमारे पास जेनेटिक्स के थ्रू सारा एम्पिरिकल एविडेंस हमारे सामने है। ठीक है, अच्छा। जेनेटिक्स के आने के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है एवोल्यूशन में। हमें साफ ये दिखाई दे रहा है कि एवोल्यूशन कैसे होती है और स्पीशीज कैसे बनते हैं और सारा कुछ कैसे होता है। ठीक है, तो हम्म, ये बात है। सब्सटेंशिया तो सर कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे आप? नॉन कन्फर्म है सब्सटेंशिया सर? जी क्यों नहीं जी, एम्पिरिकल एविडेंस ही तो है जिसकी वजह से हाँ हम उस पे अगर एविडेंस नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे ना, खत्म होगी हाँ। बात। एम्पिरिकल एविडेंस की भरमार है। डार्विन ने तो थ्योरी, जी, डार्विन ने तो एक थ्योराइज कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था और प्रिंसिपल्स बताए थे नेचुरल सिलेक्शन के, जो कि जैसे गालिब ने कहा कि आज हमारे सामने उसका प्रूफ मिलता जा रहा है मोलेकुलर बायोलॉजी के थ्रू। जी अगर आपका पर्टिकुलर सवाल जहां से मैं देख रहा हूं, अगर आपका ये सवाल है कि माइक्रो एवोल्यूशन तो होती है, मैक्रो एवोल्यूशन का सबूत है कि नहीं, जो क्रिएशनिस्ट का एक हिस्टोरिकली पोस्टर चाइल्ड रहा है, तो बिल्कुल जी मैक्रो एवोल्यूशन का आपके पास लैब में सबूत है, स्पीशिएशन का सबूत भी है। ये पुरानी बात हो गई हुई है। पिछले 40 साल के अंदर आपके पास लैब के अंदर स्पीशिएशन, ड्रोसोफिला के अंदर स्पीशिएशन, सिलेक्शन प्रेशर चेंज करने के रिस्पांस में स्पीशिएशन इवॉल्व की हुई है। स्पीशिएशन इवॉल्व करने का मतलब यही है कि जब आपके अंदर इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएशन इतनी ज्यादा हो जाए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस ना कर पाए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं, या उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन ना कर सकें। ठीक है, तो यानी ये स्पीशिएशन आपकी बिल्कुल क्या कहते हैं लैब में ऑब्जर्व हो चुकी है। ऑफ कोर्स सिंपलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ। आपकी ई कोलाई के अंदर वेराइटीज इवॉल्व करती हैं। ड्रोसोफिला जो कि ई कोलाई के मुकाबले में बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई तो एक बिल्कुल आपका एक प्रोकैरियोट है, लेकिन ड्रोसोफिला तो आपका एक अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड जानवर है। उसके अंदर आपकी स्पीशिएशन हो जाती है। जो उसके मैकेनिज्म्स हैं कि क्या आपकी रैंडम म्यूटेशंस की बेसिस पर बेनिफिशियल म्यूटेशंस आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। हम कितनी दफा एक रीसेंट स्टडी है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस की, उसको कोट करते हैं, जो पिछले साल की स्टडी है, जिसमें रिमार्केबल रिजल्ट्स दिखाए गए हैं कि जब आप एक्चुअली म्यूटेशंस की रैंडमनेस को बढ़ा देते हैं तो दरअसल उससे बेनिफिशियल म्यूटेशंस आपके पास इकट्ठी होने लगती हैं। बेनिफिशियल म्यूटेशंस जो है सिंगल अभी यानी बिल्कुल जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं, उनमें आपकी बेनिफिशियल म्यूटेशंस की तादाद बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हार्मफुल म्यूटेशंस। यानी कितनी दफा हमने पहले भी कहा है कि जी रैंडमनेस में बरकत है। ये एम्पिरिकल एविडेंस हमें ये बता रहा है कि रैंडमनेस से बेनिफिशियल म्यूटेशन ज्यादा असिस्ट होती हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए और एविडेंस? तो हम कई दफा नहीं उस सर, पेपर को मैं तो एट लेंथ कर क्रिएशनिस्ट, चुके हैं। मैं तो ये क्रिएशनिस्ट वाली बुलशिट पे बिलीव नहीं करता। और मैंने तो गालिब भाई की स्ट्रीम्स देखी है, वही मैं सोचूं कि गालिब भाई ने कितनी स्ट्रीम्स में ये एम्पेरिकल एविडेंस का जिक्र किया है, बट मैं ये देख रहा था कि कितने लोग जाहिल हैं। ये अभी एक रॉबर्ट फ्रेडरिक हैं जो लूथर कॉलेज में पढ़ाते हैं, अमेरिका के प्रोफेसर हैं। इन्होंने किताब लिख दी है, 8 फरवरी को वो पब्लिश हुई है, डार्विन्स ब्लफ। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है उसमें नेचुरल सिलेक्शन का कोई एम्पिरिकल एविडेंस डार्विन ने नहीं दिया। तो डार्विन ने नहीं दिया ना, हाँ, वो बाद में वही उन्होंने तो मतलब दिया है पर ना। उन्होंने किताब लिख दी। डार्विन ने तो बहुत सारी बातें हाइपोथेटिकल की थी जो बाद में सच साबित होती आई हैं। ठीक है, देखिए डार्विन के बारे में तो देखिए लेकिन आप डार्विन के काम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर नहीं सकते कर इवन 150 बिल्कुल। साल बाद। ठीक है, अब उसकी वही आप किताब इतने आज भी जाहिल हैं। रेलेवेंट है। डार्विन ने देखें, जहां से मैं देखता हूँ और जो घुसते हैं, मैं तो एक बड़ा छोटा सा एवोल्यूशन की सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ, जो जो इसमें घुसते हैं, वो जो चैप्टर 4 है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको वो कहते हैं कि ये बेसिकली वो एक मैथमेटिकल थियरम के लाइक
स्ट्रक्चर है जो चैप्टर 4 ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, क्योंकि उसमें डार्विन जिस तरीके से केस एस्टेब्लिश करता है कि अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये होगा, अगर ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये होगा, यानी मैथमेटिकल सर्टेनिटी के लेवल तक वो बात करता है। मैं रिपीट कर दूंगा अभी। और फिर बाद में अर्ली 20th सेंचुरी में बड़े बड़े जो आपके मैथमेटिशियन थे, जो 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 स्टैटिस्टिशियन थे, उनमें बड़े लीडिंग बंदा, उसका नाम R.A. फिशर, रोनाल्ड फिशर, फिर प्राइस, ये दो बंदे, ये जो दो आपके बड़े मैथमेटिशियन गुजरे हैं, उन्होंने पूरा आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया है एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन के आर्ग्यूमेंट का। आपको पता है रोनाल्ड फिशर की एक मशहूर किताब है जिसका दूसरे चैप्टर का टाइटल है द फंडामेंटल थियरम ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई जस्ट वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ दोज पीपल जो कहते हैं कि एवोल्यूशन एक इंडक्टिव साइंस है, वो डिडक्टिव साइंस नहीं है, वो डिडक्टिव उसका एक मैथमेटिकल और डिडक्टिव स्ट्रक्चर है। नाउ हैविंग सेड दैट, डिडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि साइंस की एम्पिरिसिज्म को सबसे ऊपर रखते हैं, डिडक्टिव स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ। ऑल्दो आपको मैथमेटिकल सर्टेनिटी देता है कि अगर ये कंडीशन ठीक हो, अगर ये कंडीशन, अगर आपकी पॉपुलेशन में वेरिएशन हो, क्या हम नहीं देखते पॉपुलेशन में वेरिएशन? ये इसी तरीके से डार्विन ने ऐसी स्टैब्लिश किया। मैं रिपीट करने पैराफ्रेज करता हूँ कि डार्विन ने चैप्टर 4 ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में क्या केस बिल्ड किया। ये जो डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब, अगर उन तक पहुंचेगी बात, जो सुन रहे हैं वो उसका अंग्रेजी तर्जुमा करके उन तक पहुंचा दें। डार्विन के चैप्टर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के चैप्टर 4 में वो ऐसे केस बिल्ड करता है। वो कहता है कि क्या हम ये देखते हैं कि किसी भी ट्रेट के मुताबिक पॉपुलेशन सारी एक जैसी नहीं होती, किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है। अच्छा, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन में वेरिएशन है। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल ये करता है कि क्या हम ये देखते हैं कि जो ट्रेट्स जो होती हैं जिनमें वेरिएशन पाई जाती है, वो आपको सर्वाइवल के अंदर सिलेक्टिव एडवांटेज के हिसाब से भी वेरिएशन आती है, चाहे जितनी मर्जी कम हो। यानी अगर कोई एक 1% भी तेज भाग सकता है, डियर या हिरन, तो क्या वो एक सर्वाइवल की एडवांटेज है? तो बिल्कुल है, और वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर वो मार्जिनल एडवांटेज भी है ना, वो बहुत बड़ी एडवांटेज है। क्यों? वो इस वजह से कि हिरन को एक चीते से बचने के लिए कहा ही जाता है, आप समझे कि ये जोक है मगर इट्स रियलिटी, कि हिरन को चीते से बचने के लिए चीते से तेज नहीं भागना, उसे बाकी हिरनों से तेज भागना है। जो उसके साथ जो हिरन भाग रहे हैं ना, उनसे तेज भागना है। तो वो जो मार्जिनल 1% भी उसकी एज है, वो वाकई है। तीसरा सवाल डार्विन ये उठाता है कि क्या जो ट्रेट्स होती हैं वो इनहेरिट होती हैं कि नहीं होती, यानी जो पेरेंट्स के साथ बच्चों की सिमिलैरिटी ऑन एवरेज ज्यादा होती है कि नहीं होती एज कंपेयर टू सिमिलैरिटी किसी भी पॉपुलेशन के एक मेंबर के साथ, वो भी होती है। इसका मतलब ये कि ये जो अगर 1% भी वेरिएशन आई है, उसके बच्चे उस जैसे होंगे। देयरफॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन बेनिफिशियल ट्रेट्स की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ जाएगी। इसको वो कहता है दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ये वो चीजें हैं, दीज आर मैथमेटिकल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी होगा, ये भी, दिस इज अ मैथमेटिकल रियलिटी। अब क्या लैब में उसका एविडेंस मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो तो एविडेंस भरा पड़ा है, लेकिन डार्विन ने आपको एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया है। दरअसल जो लोग समझ इस बात को अगर नहीं उन्होंने इस एंगल से देखा तो जरूर देखें। एवोल्यूशन की थ्योरी का पूरा मैथमेटिक्स है जो कि 20th सेंचुरी के अंदर किया। हम लोग उस पर बात नहीं करते क्योंकि जाहिर बात है कि अब इक्वेशन अगर हम लाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मगर हमारे लिए मैथमेटिक्स काफी नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम उसका एम्पिरिकल एविडेंस भी मांगेंगे और हम मांगते हैं, और वो हमें जब मिलता है तो फिर हमारा जो एवोल्यूशन के अंदर को मानना रैशनल हमें फिर ज्यादा लगता है, क्योंकि फिर हमें एम्पिरिकल एविडेंस लैब में मौजूद मिलता है। चलें, ठीक है फिर सैफ, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे, कमेंट करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।